हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग गॉस लॉ के बारे में बात करते हैं। गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और गॉस लॉ के फिर एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे हम लोग। और उस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने हैं। बट उसके पहले ऑलरेडी मैं फ्लक्स तो बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट फिर भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसी पे पूरा गॉस लॉ बेस्ड है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनेट्रेटिंग द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग द सरफेस था। ओके, इसके आगे एरिया लिख देते हैं, सरफेस एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये सरफेस, अगर आप लीजिए ऐसा सरफेस, अगर मान लीजिए आपने लिया है ना, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा सरफेस। ठीक है, मान लीजिए दोनों का एरिया सेम है, इसका एरिया ए है, सरफेस एरिया, इसका भी सरफेस एरिया ए है। मान लीजिए इसमें से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनेट्रेट हो रही हैं, 1 2 3, आर पार जा रही हैं, आर पार मतलब ऐसे आ रही। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, और यहां पे मान लीजिए 1 2 3 4, यहां पे मान लीजिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से केस में है? इस केस में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इस केस में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर रही हैं सरफेस को, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यहाँ पे इस केस में, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। ये बात तो आपको पता है। जितनी ज्यादा लाइंस पेनिट्रेट करेंगे, याद रखो, पेनिट्रेट मतलब आर पार जाएंगी सरफेस को, तभी फ्लक्स कट होगा। अगर मान लो ऐसा है कि ये सरफेस ऐसे रखा गया है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूं पहले। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने कुछ ड्रॉ की हैं, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ना एक सरफेस ड्रॉ करता हूं, मैं भी 2D ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए एक सरफेस है ऐसा, एक सरफेस है। देखिए हम इसको ऐसे, ये सरफेस जो है ना, ये एक्चुअली ऐसे है। ठीक है, ऐसे सरफेस है ये, ऐसा सरफेस है। बट हम लोग कहां से देख रहे हैं? हम लोग यहां से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, इसलिए हमको सिर्फ ये लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे लाइन, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस की सिर्फ लाइन दिखाई दे रही है। तो ये सरफेस है, और ये जो सरफेस है आपको सिर्फ उसकी क्या दिखाई दे रही है? लाइन एक दिखाई दे रही है, बट इट्स अ सरफेस। और इसका एरिया मान लो कितना है? ए है। एरिया कितना है? ए। सरफेस का एरिया कितना है? ए है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आपको याद रखना है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, याद रखना वो इसको क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सरफेस को क्या होगा? परपेंडिकुलर। जो एरिया वेक्टर होता है सरफेस का, वो क्या होता है? सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। वो सरफेस को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो देखिए, ये सरफेस जो मैंने ड्रॉ किया है, और इस सरफेस के ऊपर एक जो लाइन मारी है, ये क्या है? एरिया वेक्टर है। ये क्या है? एरिया वेक्टर। रिमेंबर, एरिया वेक्टर इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, अब यहां पे भी मैं एरिया वेक्टर ये दिखा देता हूं। तो ये रहा एरिया वेक्टर, ये रहा एरिया वेक्टर। अब आप यहां पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों क्या हैं? इस केस में पैरेलल हैं। तो इनके बीच का एंगल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल फिलहाल क्या है? 0 है। क्लियरली दिस यू कैन सी। ओके, दिस यू कैन सी कि द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 0।
तो मुझे बताइए कितनी लाइंस पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? आंसर है 4 लाइंस। 4 लाइंस पास हो रही हैं। देखिए रियलिटी क्या होती है, यहां पे मैंने जस्ट 4 लाइंस बनाई हैं, 4 लाइंस, ठीक है, मैंने कितनी लाइंस बनाई हैं? 4। बट रियलिटी में ना ऐसे इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। इनफाइनाइट लाइंस मतलब ऐसे बहुत सारी लाइंस होंगी, यहां पे लाइन होगी, यहां पे भी 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 लाइन होगी, ऐसे 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 ऐसे। हाँ याद रखना, 2 लाइंस आपस में मीट नहीं कर सकती, मैंने ऑलरेडी ये वीडियोस में बताया है, ठीक है ना। तो ऐसे इनफाइनाइट लाइन होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो सरफेस है ना उसको हम लोग थोड़ा सा घुमाते हैं, रोटेट करवाते हैं। एंड लेट्स डू दिस। देखिए मैंने सरफेस को थोड़ा सा रोटेट करवा दिया। अब सरफेस को रोटेट करवाने के बाद देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और अब एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर तो ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस को, तो एरिया वेक्टर अब ऐसे है, राइट। ये एरिया वेक्टर है। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक एंगल है। अच्छा मुझे बताइए, पहले जितनी लाइंस पास हो रही थी एरिया से, क्या अब भी उतनी लाइंस पास हो रही हैं? ये थोड़ा सा घूम गया ऐसे, ये जो सरफेस है थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर गया, राइट। क्या अभी भी उतनी लाइंस पास हो रही हैं जितनी लाइंस पहले पास हो रही थी? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो ऐसे था पहले, ये एकदम स्ट्रेट था सरफेस पहले, तो इसमें से ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारी लाइंस पास हो रही थी। बट अब ये सरफेस ऐसे हो गया, तो क्या अभी भी उतने लाइंस पास हो रही हैं? नहीं, अब थोड़ी सी लाइंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब थोड़ा ऐसे घूमेगा तो लाइंस और कम हो जाएंगी, जब फिर ऐसे घूमेगा तो और कम हो जाएंगी, फिर जब ऐसे हो जाएगा पैरेलल तो लाइंस बिल्कुल पास नहीं होंगी। देखिए कैसे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस ऐसे था, फिर मैंने थोड़ा और घुमाया और यहाँ पे घुमा के ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक एंगल है, चलो उस एंगल को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे वो एंगल सपोज उसको बोल देता हूँ θ1, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है वो तो आपको दिख ही रहा है, वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है, राइट। अब यहाँ पे कोई भी लाइन सरफेस से आर पार हो रही है क्या, पेनिट्रेट हो रही है क्या, कोई भी लाइन सरफेस को आर पार पेनिट्रेट करके जा रही है क्या? आंसर है नो, सरफेस को पैरेलल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोई भी फ्लक्स कट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी लाइन आर पार जा ही नहीं रही है सरफेस के। सो यहाँ पे फ्लक्स कट कितना है, नो फ्लक्स, देयर इज नो फ्लक्स। यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम। यहाँ पे फ्लक्स क्या था, यहाँ पे फ्लक्स कट जो था, फ्लक्स कट जो था वो मैक्सिमम था। यहाँ पे जो फ्लक्स कट था वो क्या था, मैक्सिमम था। हाँ बट यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है, तो यहाँ पे एंगल कितना था, 0। तो जब एंगल 0 होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में, तो फ्लक्स कट मैक्सिमम हो जा रहा है। और जब एंगल 90 होता है तो फ्लक्स कट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ये किसके बीच का एंगल है, दिस एंगल इज एंगल बिटवीन, ये एंगल किसके बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, रिमेंबर, ओके। तो जैसे जैसे आप एंगल चेंज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, इसका मतलब है फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, इजंट इट। तो मतलब, तो इसका मतलब ये तो है कि जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, राइट, और एंगल पे भी डिपेंड करता है। देखो इसका मतलब क्या है कि देखो अभी ये ऐसा है, राइट,
इसमें से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 लाइंस। तो कुछ फ्लक्स कट हो रहा होगा। तुम 12 लाइंस पास करवा दो, फ्लक्स कट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 13 लाइन पास करवा दो, फ्लक्स कट और बढ़ जाएगा। 100 लाइन पास करवा दो, फ्लक्स कट और बढ़ जाएगा। तो तुम जितनी ज्यादा लाइंस आर पार करवाओगे, पेनिट्रेट करवाओगे, उतना फ्लक्स कट ज्यादा होगा। ठीक है, उतना फ्लक्स कट क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ओके, अगली चीज, अगर तुम सरफेस का एरिया बढ़ा दो तभी भी फ्लक्स बदल जाता है। अगर तुम एरिया बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया घटाओगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मान लो यहां पे ऐसा है कि ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं, मान लो ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं और यहां पे एक एरिया लेते हैं हम लोग, ये मान लो एक ऐसा एरिया है और यहां पे मैं एक बड़ा एरिया लेता हूं ऐसे। किसमें से फ्लक्स कट ज्यादा हो रहा है, पहले वाले एरिया से या दूसरे वाले एरिया से? तो आंसर होगा दूसरे वाले एरिया से, क्योंकि दूसरे वाले एरिया से नंबर ऑफ लाइन ज्यादा पास होगी, राइट, है ना। तो दूसरे वाले का सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। पहले वाले का सरफेस एरिया क्या है? कम है। तो जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, यस, और फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करता है, एरिया के मैग्नीट्यूड पे, राइट। और फ्लक्स अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था कि ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। इफ यू चेंज द एंगल, यहां पे देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, एरिया भी आप चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप एंगल चेंज कर रहे हो। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज कर रहे हो और आपका फ्लक्स क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। सो आपका फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? थीटा, एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो आपका फ्लक्स ये तीनों चीजों पे डिपेंड करता है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो हम लोग ने फाइनली ये इक्वेशन लिख लिया था, आपको याद होगा कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और इसको फिर हमने लिखा था ई ए कॉस थीटा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज कर दो, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। मतलब फ्लक्स तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। सो ये यहां पे फाई ई क्या है? फाई ई क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ए क्या है? व्हाट इज ए? ए इज एरिया, ए इज एरिया, ठीक है। और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, फ्लक्स का ये फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा या फिर ई डॉट ए। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो सरफेसेस होते हैं, सरफेसेस जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करने वाली हैं, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक है आपका ओपन सरफेसेस और सेकंड है आपका क्लोज्ड सरफेसेस, ठीक है। ओपन सरफेसेस एंड क्लोज सरफेसेस। ओपन सरफेसेस क्या होते हैं आपको पता है। सिंपली अगर मैं एक ऐसा ये ड्रॉ कर दूं प्लेन टाइप में ऐसा कुछ, तो ये ओपन सरफेस है, इट इज ओपन सरफेस। ये क्या है? एक ओपन सरफेस है ना, ये क्या है? एक ओपन सरफेस है। लेकिन अगर मैं एक क्यूब ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए ऐसा, ये एक क्यूब ड्रॉ कर दिया मैंने, और मान लीजिए फिर मैंने एक स्पीयर ड्रॉ कर दिया। स्पीयर, ओके, इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स अ स्पीयर। ये स्पीयर, हॉलो स्पीयर। ये आपका क्यूब, हॉलो क्यूब, ओके, हॉलो है ये भी।
सो ये ओपन सरफेस है, बट ये दोनों क्या है, क्लोज सरफेस हैं। ये दोनों क्या है, दे आर बोथ क्लोज्ड सरफेस। देखिए क्लोज सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस ना स्पेस को, जो हमारा स्पेस है जहां पे हम रहते हैं, उस स्पेस को दो रीजन में डिवाइड कर देता है। एक आपका इनर रीजन है ना, इनर रीजन, और आपका एक आउटर रीजन। एक इनर रीजन होता है, एक होता है आपका आउटर रीजन। एक इनर रीजन होता है, एक होता है आपका आउटर रीजन। ओके, ठीक है। क्लोज सरफेस आपके स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इनर रीजन आउटर रीजन, इनर रीजन आउटर रीजन। हाँ, बट ओपन सरफेस ऐसा कोई कुछ नहीं करता। ओपन सरफेस में सब कुछ खुला ही है, कोई इनर रीजन आउटर रीजन नहीं है। ओके, सो ये आपको दिमाग में रखना है। अब क्या करते हैं, कोई भी एक रैंडम शेप ले लेते हैं, कोई भी रैंडम शेप का एक क्लोज सरफेस मान लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये मान लीजिए क्लोज्ड सरफेस है, ये मान लीजिए क्या है आपका क्लोज्ड सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस पे अब जो आपके एलिमेंट्स हैं, मतलब मैं यहां पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले सकता हूं, राइट। यहां पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले सकता हूं, यहां पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले सकता हूं। ये एरिया के एलिमेंट है, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द एरिया। ऐसे एलिमेंट्स मैं कहीं भी ले सकता हूं, छोटे छोटे। ओके, ऐसे कितने एलिमेंट्स ले सकता हूं, आंसर है इनफाइनाइट। जितना छोटा आप एलिमेंट कंसिडर करोगे उतना ज्यादा एरिया के एलिमेंट्स आएंगे, राइट। सो ये जो एरिया एलिमेंट आप लेने वाले हो, ये बहुत छोटा सा होगा, छोटा सा। अगर मान लीजिए आपने एरिया एलिमेंट और छोटा ले लिया तो एलिमेंट की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर बढ़ जाएगा, राइट। अगर आपने बड़ा एरिया एलिमेंट लिया तो नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने कितना बड़ा एलिमेंट कंसिडर किया है। इफ यू कंसिडर स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉल एलिमेंट, द नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स विल सर्टनली इंक्रीज, राइट। अब याद रखना, ये क्लोज सरफेस में, राइट, हम क्या लिखते हैं, एट इच पॉइंट। मान लीजिए इसका जो एरिया है वो डेल्टा ए है, छोटा सा। इसका एरिया भी डेल्टा ए है, इसका एरिया भी क्या है, डेल्टा ए, इसका एरिया भी क्या है, डेल्टा है, सभी का एरिया क्या है, डेल्टा है। सो एट इच पॉइंट, इन सब के लिए पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर। और याद रखना एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, 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 इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। तो एरिया वेक्टर होता क्या है, जो एलिमेंट आपने लिया है उस एलिमेंट को परपेंडिकुलर होना चाहिए। और वो कहां पे पॉइंट करेगा, बाहर की तरफ, आउटर रीजन की तरफ। कहां पे पॉइंट करेगा, आउटर रीजन की तरफ, अंदर की तरफ पॉइंट नहीं करेगा, याद रखना। आउटर रीजन की तरफ पॉइंट करेगा एरिया वेक्टर, आउटर रीजन की तरफ। सो एट इच पॉइंट एरिया वेक्टर is normal to the surface and by convention it always point आउटवर्ड। कहां पॉइंट करता है, ये बाहर की तरफ। कहां पॉइंट करता है, बाहर की तरफ। एट इच पॉइंट एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड बाय कन्वेंशन इज ऑलवेज पॉइंट आउटवर्ड, ठीक है। तो मैं यहां पे जो अभी हमने लिखा था ना फ्लक्स का डेफिनेशन, फ्लक्स का क्या था, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था, ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये ऐसा हम लोग लिखते हैं ओपन सरफेसेस के लिए जनरली। किसके लिए लिखते हैं, ओपन सरफेसेस के लिए।
बट मान लीजिए आपको अगर क्लोज सरफेस लेना है, जैसे ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस में आप इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल। ये जो सर्कल है ना, साइक्लिक क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है, ये लिखते हैं ऐसे ई डॉट डी ए, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस, ओके। तो चलिए यहां से हम लोग गॉस लॉ शुरू करते हैं, राइट। हमारा जो टॉपिक है गॉस लॉ, क्या देख रहे हैं, गॉस लॉ, राइट। अब गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ एक लॉ है बेसिकली जो दो चीजों के बारे में रिलेशनशिप बनाता है। इट बिल्ड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। किसके बीच में रिलेशनशिप बनाता है, देखो, बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज enclosed by the surface. So Gauss law basically builds a relationship, and this relationship is in between electric flux and charge enclosed by the surface. ये दो चीजों के बारे में गॉस लॉ रिलेशनशिप बनाता है और उसी रिलेशनशिप को हम लोग गॉस लॉ बोलते हैं। तो चलो देखते हैं वो रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप क्या है। तो पहले मैं इसे वर्डिंग्स में लिख देता हूं, ठीक है, ओके। तो जो गॉस लॉ है ये रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। गॉस लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। याद रखना, गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के बारे में है। इट इज ऑल अबाउट क्लोज सरफेस, राइट। हाँ, किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड अ चार्ज एनक्लोज्ड। तो ये दो चीजों के बारे में रिलेशनशिप बताता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। कौन से सरफेस, क्लोज सरफेस, ठीक है। याद रखना, गॉस लॉ तीन चीजों के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज एनक्लोज्ड, और कौन से सरफेस के बारे में, ये क्लोज सरफेस के बारे में। सो गॉस लॉ डिस्क्राइब्स अ जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गॉस लॉ। तो आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आई होंगी। तो हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक स्पीयर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक क्लोज्ड हॉलो स्पीयर, ये हॉलो स्पीयर है, मान लीजिए ये हॉलो स्पीयर है। ये क्या है, हॉलो स्पीयर है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये हॉलो स्पीयर क्या है, एक क्लोज सरफेस है। रिमेंबर, ये क्या है, एक क्लोज सरफेस है। ये क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। याद रखना, क्लोज सरफेस वो सरफेस होता है जो स्पेस को दो भागों में डिवाइड कर दे, इनर रीजन, आउटर रीजन, ओके। अब मैं इसके अंदर एक चार्ज रख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, और इस चार्ज का मान लीजिए मैग्नीट्यूड है छोटा q। अब आपको ये बात तो पता है कि इस चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, ऐसे 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 ऐसे, अब बहुत लोगों को क्या लगता है कि यहां पे फील्ड लाइंस मैंने नहीं बनाई, तो क्या यहां का रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं। आंसर है कि ऐसा कोई स्पेस नहीं होगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो। ऐसे इन्फिनाइट लाइंस है, ओके। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस। तो मैं उतनी लाइंस बना नहीं सकता, अदरवाइज ये डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, गंदा हो जाएगा डायग्राम। बट यू शुड रिमेंबर कि ये जो लाइंस हैं ये बहुत होती हैं, ये क्लोज्ड लाइंस, ये जो लाइंस है ना, मतलब ये भरी है पूरी, ऐसे कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जहां से लाइंस पास नहीं हो रही हैं। बट मैंने उतनी लाइंस नहीं बनाई है। मैंने कितनी लाइन बनाई है, बस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ओके। तो देखो यहां से लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो सरफेस को पेनिट्रेट करके जा रही हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक टेनिस बॉल है और उस बॉल के अंदर आपने एक छोटा सा चार्ज रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज। तो उस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस उस बॉल के सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेंगी। तो आप बोलोगे कि फ्लक्स कट हो रहा है, क्योंकि लाइंस पेनिट्रेट करके बाहर निकल रही हैं, सरफेस को पेनिट्रेट कर रही हैं, सो देयर इज अ फ्लक्स कट।
तो फ्लक्स का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्लोज सरफेस के लिए। फ्लक्स का जो फॉर्मूला था हमने लिखा था ऐसे, इंटीग्रल E डॉट डी ए, ऐसे कुछ। तो अब देखिए क्या होगा। तो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट। तो मान लीजिए यहां पे एक एलिमेंट है स्पीयर के सरफेस के ऊपर का, ये एलिमेंट छोटा सा। सो दिस इज स्मॉल एलिमेंट विच आई हैव कंसिडर्ड, ओके, ऐसे। अब ये एलिमेंट स्पीयर के सरफेस पे, रिमेंबर, तो मैं इसको पहले एरिया वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया इसका एरिया वेक्टर इस एलिमेंट का। मान लीजिए इस एलिमेंट का एरिया कितना है, इस एलिमेंट का एरिया है डी ए। कितना एरिया है, डी ए। और तो एरिया वेक्टर क्या होगा, डी ए बार। एरिया वेक्टर क्या होगा, डी ए बार। हाँ, और ये जो स्पीयर है ना, ये स्पीयर का जो रेडियस है मान लीजिए वो है कैपिटल आर। स्पीयर का रेडियस कितना है, मान लीजिए कैपिटल आर है। हाँ, तो देखिए एरिया वेक्टर ऐसे है इस एलिमेंट का। ऐसे आप कितने एलिमेंट्स ले सकते हो, आंसर है अगर जितना छोटा एलिमेंट लोगे उतना एलिमेंट का नंबर बढ़ जाएगा। अगर बड़ा एलिमेंट लोगे तो एलिमेंट का नंबर कम हो जाएगा, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यहां पे इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है। तो अगर आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही जा रही होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई बार, यहां पे देखो जो ई बार है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस एरिया से पास हो रही है, और जो एरिया वेक्टर वो दोनों पैरेलल हैं। दोनों क्या है, पैरेलल हैं। दोनों क्या है, पैरेलल। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का 0। कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो आप कोई भी सरफेस ले लीजिए, मान लीजिए आप यहां पे एक एलिमेंट लेते हो, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो जो स्पीयर के सरफेस पे, और यहां पे आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हो, तो यहां से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी इसको क्या होगा, पैरेलल ही होगा। सो एट एवरी पॉइंट take any element you will find area vector is parallel to the electric field vector. So at every point theta is 0 degree. At every point theta is 0 degree. You can say it. ऐसा तुम बोल सकते हो। तो चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा phi e is equal to closed integral e dot dA and let's expand it. ये हो जाएगा e dA cos of theta, right? And cos theta is 0 everywhere, okay? So we know that if cos 0 is 1, so on substituting the values, e dA cos 0, it simply becomes e dA. So तुम्हारा जो फ्लक्स है वो है e dA। ऐसा हो गया। अब एक बात ध्यान दो, ये जो एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट चार्ज से कितनी दूरी पे हैं, सारे के सारे एलिमेंट चार्ज से कितनी दूरी पे हैं, चार्ज एकदम सेंटर में रखा गया। तो सारे के सारे एलिमेंट जो आपने कंसिडर किए हैं वो चार्ज से कितने डिस्टेंस दूर है, आंसर है रेडियस आर जितना। उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, आर जितना डिस्टेंस है ना। ये आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया एलिमेंट, ओके। डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द चार्ज विच इज प्लेस्ड इनसाइड द सरफेस, प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ऐसा आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एरिया एलिमेंट एंड द चार्ज विच इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला तो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, याद है। और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड एट दैट पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो, राइट, है ना। तो हर पॉइंट पे आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, हर एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इक्वल होगी। और वो कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि देखो सब के लिए के तो कांस्टेंट है, सब एलिमेंट के लिए चार्ज तो क्यू का क्यू ही है, उतना ही है, और सब एलिमेंट के लिए डिस्टेंस भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के लिए क्या होगा, सभी के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। क्योंकि सभी के लिए के सेम है। के का वैल्यू पता है ना आपको क्या होता है, के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट।
तो K सभी के लिए सेम है हर एलिमेंट के लिए, Q भी सभी के लिए सेम है क्योंकि अंदर चार्ज तो वही है, और R जो डिस्टेंस है वो भी सभी के लिए सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर आ गया इंटीग्रल डी ए, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। ऐसे हो गया, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में डाल दूं, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। ये डी ए तो एक एलिमेंट का एरिया था, ऐसे सारे एलिमेंट के एरिया को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा सरफेस एरिया जो होगा स्पीयर का वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट गया, राइट। यहाँ पे आप के की वैल्यू डाल दो, के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज क्यू इंटू 4 पाई। तो ये 4 पाई कट गया, तो बचा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा, राइट। तो अभी हमने देख लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया हुआ है वो क्या आया है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया है हमारा वो क्या आया है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने ऐसे लिखा था, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, पहले ऐसे था हमारा ये क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए था, इज इक्वल टू क्या पता किया हमने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, एंड विच इज इक्वल टू फाई ई। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो अब क्या करते हैं, ऐसा ये डायग्राम मैं एक बार फिर से बनाता हूं, यहां पे इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका स्पीयर हो गया, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऐसा। अब मान लीजिए आपने अपने इस बॉल को एक थैले में या फिर एक बैग में भर दिया, ठीक है। ये जो आपका बॉल है, इस बॉल को आपने एक बैग में भर दिया, वो बैग मान लीजिए ऐसा है, ऐसा, दिस इज योर बैग, रैंडम शेप का है, ऐसा कुछ रैंडम, ओके। इसका कोई शेप डिफाइन नहीं है क्योंकि बैग तो कैसे भी हो सकता है रैंडम शेप का, ठीक है। और ये क्लोज्ड है, बट तो इसका तो फ्लक्स आपने निकाल लिया, पहले वाले सरफेस से जो फ्लक्स आया वो कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको पहला सरफेस नाम दे देते हैं और इसको दूसरा सरफेस नाम दे देते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि दूसरे सरफेस से कितना फ्लक्स है, दूसरे सरफेस से कितना फ्लक्स है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो मैं कहूंगा कि इसमें से जो लाइंस निकल रही हैं, ऐसे 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 जो लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं, सारी की सारी लाइंस सरफेस 1 से भी पास हो रही हैं और सरफेस 2 से भी पास हो रही हैं। इज दैट क्लियर? जो लाइंस यहां से निकलेंगी वो 1 से भी पास होंगी, 2 से भी पास होंगी, है ना। ऐसी कोई लाइन है क्या जो 1 से पास हो रही है और 2 से पास नहीं हो रही है? आंसर है नो। एवरी सिंगल लाइन विच इज इमर्जिंग फ्रॉम द चार्ज इज पासिंग फ्रॉम बोथ द सरफेस। मतलब दोनों सरफेस से इक्वल नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है कि नहीं? दोनों सरफेस से क्या हो रही है, इक्वल नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है। अब आप एक और तीसरा सरफेस बना दीजिए, ऐसा, ये मान लीजिए तीसरा सरफेस है, दिस इज थर्ड सरफेस। थर्ड सरफेस पे भी वही कहोगे, जितनी लाइंस यहां से निकल रही हैं उतनी सेकंड से पास हो रही है, उतनी थर्ड से भी पास होंगी। तो तीनों सरफेस से तो इक्वल नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है ना। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। हमने पढ़ा हुआ है ना। ज्यादा लाइंस पास होंगी तो ज्यादा फ्लक्स है, कम लाइंस पास होंगी तो कम फ्लक्स है, बट तीनों सरफेस से तो इक्वल लाइंस पास हो रही हैं, राइट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ लाइंस थ्रू फर्स्ट surface, number of field lines through the first surface, number of lines through the first surface
is equal to the number of lines through surface second and surface थर्ड। ठीक है, तो जितनी लाइन सरफेस 1 से पास हो रही है उतनी लाइन सरफेस सेकंड से पास हो रही है, उतनी लाइन सरफेस 3 से पास हो रही है। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स कंक्लूड ऐसा हम लोग बोल रहे हैं कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी closed surface, net flux through any closed surface is independent of shape of that surface। देखो जाहिर सी बात है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो तीनों सरफेस हैं, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, तीनों से सेम फ्लक्स में बोल रहा हूं, बट तीनों का शेप तो अलग अलग है ना। तीनों का शेप सेम है क्या? नहीं, इसका स्पेरिकल था, इसका नॉन स्पेरिकल है, इसका नॉन स्पेरिकल है, बट फ्लक्स क्या है तीनों से सेम, क्योंकि तीनों में से सेम लाइंस पास हो रही हैं, सेम नंबर ऑफ लाइंस। सो हम लोग यहां पे कंक्लूजन दे दिए कि फ्लक्स का शेप से कोई लेना देना नहीं होता, राइट। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ दैट सरफेस। ठीक है, अब आप इसको समझ सकते हो कि इसका देखो, इसका इस सबसे कम एरिया किसका है? इस वाले सरफेस का, नंबर 1 सरफेस का एरिया कम है ना, बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ज्यादा होंगी, आई मीन उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या है? ई का फॉर्मूला है KQ/R², KQ/R²। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है, बट एरिया कम है, राइट। और लास्ट वाले सरफेस में देखो, यहां पे तो सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। हाँ, बट यहां पे एरिया क्या है? एरिया बहुत ज्यादा है। तो ये एक चीज बढ़ती है तो एक चीज कम हो जाती है, तो दोनों का इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट दोनों का कैंसल आउट कर देता है एक दूसरे को, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब है कि अगर आप टेनिस बॉल के अंदर एक चार्ज रख रहे हो, तो उसमें से जितना फ्लक्स होगा, अगर वो सेम चार्ज आप अपने घर में रखो तो वहां पे भी उतना ही फ्लक्स होगा। अगर सेम चार्ज आप किसी सैक में रखो, किसी बैग में रखो, तो वहां पे भी फ्लक्स उतना ही होगा। अगर सेम चार्ज आप किसी बहुत बड़े चेंबर में रख दो, तो वहां से भी फ्लक्स उतना ही होगा, भले शेप्स कुछ भी हो सरफेस का। याद रखना, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते चलिए। सो ठीक है, मतलब ये तीनों जो सरफेसेस हैं, तीनों सरफेसेस से उतना ही फ्लक्स हो रहा है, राइट। तो मैं लिख सकता हूं फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 इज इक्वल टू Q/ε0। दिस वी कैन राइट, ओके, दिस वी कैन राइट। तो अल्टीमेटली अब हम लोग कुछ कंक्लूड कर देते हैं, राइट। सो द नेट फ्लक्स phi E through any closed surface surrounding a point charge Q is given by Q/ε0। This you can see, और यही है आपका गॉस लॉ। दिस इज योर गॉस लॉ कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, आप दुनिया का कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज है Q, तो उसके अंदर का फ्लक्स इतना ही होगा। नो मैटर हाउ इज द शेप ऑफ द सरफेस, कैसा क्या है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शेप कैसा भी हो सकता है सरफेस का,
ठीक है। सो नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस surrounding a point charge q is given always given by this formula. So this you can write ki phi e or integral e dot da is equal to q upon epsilon naught. This is your Gauss law. This is your Gauss law. ये आपका Gauss law है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस काफी हैं, हम जो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसे ध्यान दे दीजिए, एक बार समझ लीजिए। सो ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ गॉस लॉ। अब क्या करते हैं, अब एक मान लीजिए क्लोज सरफेस है, दिस इज योर क्लोज सरफेस, दिस इज योर क्लोज्ड सरफेस, दिस इज योर क्लोज सरफेस, ठीक है। अब एक चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, जो सरफेस के अंदर नहीं है, सरफेस के बाहर है। सरफेस के अंदर नहीं है, सरफेस के कहां है, बाहर है। तो अब आपको पता है इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी। ऐसे इस चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे, जो इस सरफेस को आर पार जा रही हैं। देखिए फील्ड लाइंस एंटर भी कर रही हैं और सरफेस से निकल के बाहर भी जा रही हैं, राइट। तो ऐसे केस में अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं, तो गॉस लॉ कहता था कि फाई ई और इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू, जो एनक्लोज्ड है, जो अंदर प्रेजेंट है सरफेस के, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहां क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या? आंसर है नहीं, अंदर तो प्रेजेंट नहीं है, बाहर प्रेजेंट है। हमको बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है, राइट, हमको अंदर वाले से लेना देना। तो हम लोग लिखेंगे क्यू एनक्लोज्ड, यहां पे कोई चार्ज एनक्लोज्ड है क्या? आंसर है नो। सो क्यू एनक्लोज्ड यहां पे कितना है, 0। यहाँ पे कोई चार्ज अंदर है क्या? नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो क्यू एनक्लोज कितना हो गया, 0। इसको डाल दो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। देयर इज नो फ्लक्स, देयर इज नो फ्लक्स। बट अगर सोचने वाली बात है कि लाइंस तो पेनिट्रेट कर रहे हैं सरफेस को, लाइन तो पेनिट्रेट कर रहे हैं ना, बट जितनी लाइंस सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर जा रहे हैं, उतनी ही लाइंस सरफेस को पेनिट्रेट करके बाहर जा रहे हैं। तो उन दोनों का इफेक्ट क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो जा रहा है। जितनी लाइंस सरफेस को पेनिट्रेट करके, देखिए ध्यान देना, ये आउटर रीजन है, ये इनर रीजन है, ये आउटर रीजन है। तो जितनी लाइंस आउटर रीजन से इनर रीजन में गई, उतनी लाइंस इनर से आउटर में भी गई, राइट। तो इसलिए नेट फ्लक्स क्या होता है, याद रखना, 0 हो जाएगा। अगर जितनी लाइंस आउटर रीजन से इनर रीजन में जा रही हैं, अगर उतनी ही लाइंस इनर से आउटर में जाएं, तो फ्लक्स कितना हो जाता है, 0। कुछ नहीं होता, दोनों का इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है ना, क्योंकि प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। +1 -1, +1 मैंने तुमको दिया और फिर तुमसे 1 ले भी लिया, तो तुम्हारे पास बचा कितना, 0। उसी तरह से जितनी लाइंस ने सरफेस को पेनिट्रेट करके इनर रीजन में गई, बट उतनी ही लाइंस इनर से आउटर में चली गई फिर से, तो बचा क्या, कुछ हुआ ही नहीं, 0 हो गया। ओके, तो ये स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसे अच्छे से लिख लीजिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, चलो एक सरफेस मान लेते हैं, राइट। लेट्स टेक अ सरफेस हियर। एक सरफेस ऐसा कोई, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है Q1, इसके अंदर चार्ज कितना है, मान लीजिए Q1 है, पॉजिटिव चार्ज Q1। ओके, सो अब इसमें से फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? आंसर है सिंपली अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, Q1, तो ये हो जाएगा Q1 बाय इप्सिलॉन नॉट। दिस इज आंसर। अब मान लीजिए एक दूसरा सरफेस ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए 2 चार्जेस हैं, एक है Q2 और एक है Q3, राइट। दोनों पॉजिटिव है, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें से फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना कट होगा? तो आंसर है फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। जितने चार्जेस सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट हैं, Q2 प्लस Q3
डिवाइड बाय इप्सिलॉन नॉट, ये इतना फ्लक्स होगा। अब मान लीजिए तीसरा है कि ये एक सरफेस है, ठीक है, और यहां पे एक चार्ज बाहर है Q1, राइट, एंड देयर इज नो चार्ज इनसाइड। सो यहां इस चार्ज इस सरफेस से कितना फ्लक्स कट होगा? सो आंसर है QE, Q इनक्लोज्ड अपॉन होता है इप्सिलॉन नॉट, बट यहां पे कोई चार्ज अंदर इनक्लोज्ड है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यहां से कोई फ्लक्स कट नहीं होगा। ओके, अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि फ्लक्स जब निकाला जाता है ना, तो फ्लक्स किसी सरफेस से निकाला जाता है, कि किसी सरफेस से कितना फ्लक्स कट हो रहा है, किसी सरफेस से कितना फ्लक्स कट हो रहा है, और ये फ्लक्स को करवा कौन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड करवा रही है। तो वो जो अभी हम लोग बहुत सारे सरफेसेस अज्यूम करेंगे जिसमें से हम लोग फ्लक्स निकालने की हमारी इच्छा होगी, तो ऐसे सरफेसेस को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेसेस। ऐसे बहुत सारे इमेजिनरी सरफेस अभी हम लोग कंसिडर करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेसेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस, ये इमेजिनरी होता है, ठीक है, इट्स अ इमेजिनरी सरफेस। ओके, देखो, तो हाउ टू चूज गॉसियन सरफेस, राइट, हाउ टू चूज अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसे चूज करें? तो कुछ कंडीशंस जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंडीशंस है, वो कंडीशंस मैं लिखता हूं कि कंडीशंस, ये कुछ कंडीशंस अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है या एक से ज्यादा, तो आप वो गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हो, है ना। एक कंडीशन या एक से ज्यादा, तो पहली जो कंडीशन है वो है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी argued by symmetry to be constant over the surface, ठीक है। आपको ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करना है जिस सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो। आपको ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करना है जिस सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो। जैसे ये स्पीयर है आपका, हॉलो स्पीयर, इट्स योर हॉलो स्पीयर, ठीक है। अब ये हॉलो स्पीयर के अंदर अगर मान लीजिए ये एक चार्ज रख दिया हमने, जैसे भी हमने लिया था, तो ये जो स्पीयर है, इस स्पीयर के सरफेस को आप, मतलब चलो ठीक है, ये मैंने हॉलो स्पीयर यहां लिख दिया, ऐसे नहीं लिखते हैं, एक काम करते हैं, ये एक चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज ऐसे स्पेस में है, मान लीजिए स्पेस में, इसके चारों तरफ मैं इमेजिन कर लेता हूं एक स्पीयर है, इमेजिन कर रहा हूं मैं, ये इमेजिनरी है, राइट, इमेजिनरी स्पेरिकल सरफेस, इसी को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। अब यहां पे नोट करने वाली बात क्या होगी कि चाहे आप ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये टेक एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा ना, और वो कितना होगा? E इज इक्वल टू KQ अपॉन R², जो हमने कुलम्स लॉ के बाद में पढ़ा था। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? सेम है, इसलिए आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि ये आपका एक गॉसियन सरफेस है। समझ में आ गई बात? इस पॉइंट पे भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यहाँ पे भी उतना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है चार्ज से। ये सारे पॉइंट्स चार्ज से कितनी दूरी पे हैं? R। सो यू कैन चूज दिस वन। तो ये बात करी हमने फर्स्ट कंडीशन के बारे में।
अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में। तो जो सेकंड कंडीशन है वो है कि आपको गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ये दोनों क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो। तो अगर देखो, अगर पैरेलल होंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स होता क्या है, ई डॉट डी ए बार, राइट। सो अगर इसको ऐसे लिखो तो ये होता है ई डी ए कॉस थीटा। अगर पैरेलल होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। सो कॉस 0 ई डी ए कॉस 0 एंड कॉस 0 यू नो कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा ई डी ए। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, ई डी ए। तो तुमको ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है जहां पे तुम्हारा थीटा कितना हो, 0 हो। थीटा कितना हो, 0 हो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो। ये सेकंड कंडीशन है, रिमेंबर ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन। तो आप यहां से देख सकते हो ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया था, राइट ना। अगर आप इस पे एक एलिमेंट एज्यूम करो, यहां पे एक एलिमेंट, ऐसा छोटा सा एलिमेंट, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, क्योंकि ये आउटर साइड में पॉइंट करता है एरिया वेक्टर किसी भी क्लोज सरफेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी तो ऐसे ही होगा ना। तो यहां पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है ना। तो मतलब आप ये गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ओके, अब जो हमारी तीसरी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, कंडीशन नंबर 3, और वो कहती है कि द डॉट प्रोडक्ट E डॉट डी ए इज 0। आप एक ऐसा गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हो जिसका डॉट प्रोडक्ट 0। अब आपको पता है कि ये E डॉट डी ए क्या होता है, ये E डॉट डी ए वही फिर से लिखेंगे E डी ए कॉस थीटा, है ना। अब ये 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू क्या हो, 90, क्योंकि cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, cos 90 is 0। So when your theta is 90, flux becomes what, 0। So यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। तो आप एक ऐसा सरफेस अज्यूम कर सकते हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 90 हो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर। आप ऐसा भी सरफेस अज्यूम कर सकते हो, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये एक एक कंडीशन याद रखना, जब मैं अभी आपको एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा ना तो उसमें एक एक कंडीशन में बताऊंगा ये। तो देखो 3 कंडीशंस हो गई हमारी। पहली कंडीशन क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। तो तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन यू कैन गो विद दैट। एक कंडीशन या फिर एक से ज्यादा अगर सेटिस्फाई होती है तो आप वो गॉसियन सरफेस यूज कर सकते हो। अब जो चौथी कंडीशन है, लास्ट वन जो चौथी कंडीशन है वो है नंबर 4, फोर्थ कंडीशन, की फील्ड कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी argued to be 0 over the surface। आप ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो जहां पे आप बोलो कि सरफेस पे कोई फील्ड है ही नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो इसको एक्सप्लेन मैं करूंगा कि फील्ड कैन बी आर्ग्यूड टू बी 0 ओवर द सरफेस। ये ध्यान रखना है, चौथी कंडीशन है। बट ये हमें 3 से ही लेना देना है, 3 से हमारा सारा काम हो जाएगा, ये जो 3 कंडीशन है। ओके, सो आप इसे एक बार रिवाइज कर लें, अच्छे से एक बार पढ़ लें, फिर इस पे हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।